सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्ते। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा 6 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुछ नया सीखने और जानने के लिए उत्साहित भी होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 13, जिसका शीर्षक है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। इसके रचयिता यानी इस पाठ के लेखक भगत सिंह ही हैं। इस पाठ में उनके लिखे 2 पत्रों को दिया गया है। उन पत्रों को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि पत्र क्या होते हैं। पत्र एक लिखित और स्थायी संदेश होते हैं। पत्र के माध्यम से हम अपने सगे संबंधियों, संस्थानों को अपने संदेश भेज सकते हैं। प्राचीन समय में पत्र के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावों और संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाता था, लेकिन आधुनिक समय में मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ईमेल के आ जाने से इसका प्रयोग कम हो गया है, लेकिन महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी हम अपने विद्यालय में अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। किसी कार्यालय से किसी काम को करवाने के लिए भी हम पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने से पहले कुछ हमको सावधानियां बरतनी होती हैं, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पत्र का उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र की शुरुआत और अंत आकर्षक होना चाहिए। पत्र में प्रेषक और प्राप्तकर्ता का पता भी स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखने के बाद एक बार हमें अवश्य पढ़ लेना चाहिए। पत्र जिसको लिख रहे हैं उसकी उम्र के अनुसार उचित शब्दावली का भी उपयोग हमें करना चाहिए। प्राचीन समय में जो पत्र चलते थे, आइए हम उसके नमूनों को भी देखते हैं। देखिए, जैसे कि ये अंतर्देशीय पत्र है। इसको हम 2 जगहों से फोल्ड करते थे और इसमें अपना समाचार लिखकर प्राप्तकर्ता का पता लिखकर प्रेषित कर देते थे। दूसरा है पोस्ट कार्ड, जिसमें कि किसी छोटे संदेश को लिखा जा सकता था और प्रेषित कर दिया जाता था। अगर हमारा पत्र लंबा हो, समाचार अधिक हो, तो हम लिफाफे पर, पेज पर लिख करके लिफाफे में डालकर उस पत्र को प्रेषित करते थे। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो उन लोगों को भेजे जाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत या निजी संबंध नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत सूचनाओं और तथ्यों को ही लिखा जाता है। इसमें आत्मीयता का अभाव होता है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारे निजी या व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन या मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है या कितना भी बड़ा हो सकता है। इसमें हम अपने सुख दुख का विवरण भी ब्यौरे के साथ लिखते हैं। पत्र के प्रकार जानने के बाद आइए इसके प्रारूप को हम जानते हैं। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं जिसे पत्र लिखा गया है। मान लीजिए कि यदि हम अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते हैं तो हमें प्रधानाध्यापक और स्कूल का नाम और पता लिखना होता है। इसके बाद हम विषय लिखते हैं कि किस संबंध में पत्र हमने लिखा है, वो विषय यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम प्रधानाध्यापक को संबोधन करते हैं, महोदय या महोदया या मान्यवर लिखते हैं। इसके बाद हम पहले अनुच्छेद में कारण लिखते हैं कि किस कारण से हमने पत्र लिखा है। उसके बाद आभार व्यक्त करते हैं कि उस काम के लिए आभार, धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद
पत्र प्राप्तकर्ता से जो हमारे संबंध होते हैं, जैसे कि यदि हम अपने अध्यापक को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी या आपका शिष्य, या अपने बराबरी वाले व्यक्ति को लिख रहे हैं तो भवदीय या भवदिया लिखते हैं, और सबसे अंत में दिनांक का उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। इसमें सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। जैसे कि यदि मैंने पत्र लिखा है तो मेरा यहाँ पर पता आएगा। उसके बाद दिनांक आती है, जिस तारीख को पत्र लिखा गया है। उसके बाद मान लीजिए जिसको हमने पत्र लिखा है, यदि हमने अपने दादाजी को पत्र लिखा है तो यहाँ पर आ जाता है आदरणीय दादाजी। यदि कोई बड़ा है तो आदरणीय, पूजनीय, और अगर छोटा है तो प्रिय लिख देते हैं। तो संबोधन के बाद आता है अभिवादन। अभिवादन में यदि हमसे बड़ा है सामने वाला तो नमस्कार, प्रणाम या चरण स्पर्श लिखते हैं, और यदि छोटा है तो शुभाशीष या स्नेह या शुभ प्यार भी लिखते हैं। इसके बाद पत्र लिखने का कारण लिखते हैं। पहले अनुच्छेद में हमने पत्र क्यों लिखा है उसका ब्यौरा लिखते हैं। उसके बाद अन्य सूचनाएं, यानी अन्य लोगों का समाचार, या वहां जहां हम भेज रहे हैं वहां के लोगों का समाचार पूछते हैं। सबसे तीसरे अनुच्छेद में पत्र का समापन करते हैं, और उसके बाद पत्र लिखने वाले से संबंध, यानी मैंने अपने दादाजी को यदि पत्र लिखा है तो हमारा दादा पोती का संबंध है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आपकी पोती, और सबसे अंत में जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसका नाम आ जाता है। तो आपने अनौपचारिक पत्र को भी लिखना अच्छी तरह से सीख लिया है। अब हम पाठ के रचनाकार सरदार भगत सिंह के जीवन के बारे में जानते हैं। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। बड़े होकर ये ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते थे। सरदार भगत सिंह का नाम चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की तरह बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सरदार भगत सिंह हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस ने प्राणघातक प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए सरदार भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। इसी सिलसिले में अन्यायपूर्ण ढंग से ब्रिटिश सरकार ने सरदार भगत सिंह को 23 मार्च सन 1931 को फांसी की सजा दी। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आइए अब पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी हम जानते हैं। सबसे पहला शब्द है जिंदगी, जिसका अर्थ है जीवन। प्रतीक चिन्ह, जिसका अर्थ है पहचान। ऐलान का अर्थ है घोषणा। मध्यम का अर्थ है धीमा। ताबेदार का अर्थ है आज्ञाकारी। आरजू का अर्थ है कामना या इच्छा। हालात का अर्थ है स्थिति। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अन्य देशों को अपने अधिकार में ले लेने और उन पर शासन करने की नीति, जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ किया था। तसल्ली का अर्थ है सांत्वना। सत श्री अकाल यानी कि सिख संप्रदाय में अभिवादन की शब्दावली, जिस तरह से कि हम नमस्कार प्रणाम बोलते हैं उस तरह से सिख संप्रदाय में सत श्री अकाल बोलते हैं। क्रांति का अर्थ है परिवर्तन के लिए आंदोलन। हरगिज का अर्थ है कभी भी या कदापि। जाहिर का अर्थ है प्रकट। बच्चों, सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे, ये हम जान चुके हैं। जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक बार वह अपने घर से स्कूल के लिए कहकर निकले और देर शाम तक घर नहीं लौटे। घर में सभी लोगों को चिंता सताने लगी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से सभी लोग भयभीत और डरे हुए थे। रात्रि को जब भगत सिंह उदास चेहरे के साथ घर लौटे तो उनकी बहन ने उनसे पूछा कि वीरा, इतनी रात गए कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा है?
इस बात पर भगवत सिंह फपक फपक कर रोने लगे और उन्होंने अपने जेब से एक बोतल निकाली जिसमें जलियांवाला बाग की खून से सनी हुई मिट्टी भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि यह मिट्टी नहीं है, ये मेरे देश के निर्दोष शहीदों का खून है। जब तक मैं इस अंग्रेज सरकार से इसका बदला नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे थे सरदार भगत सिंह। ऐसी ही एक घटना कक्षा 4 में जब भगत सिंह पढ़ते थे तो उन्होंने अपने मित्रों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर बताया, किसी ने अध्यापक बताया, किसी ने इंजीनियर बताया, लेकिन जब ये प्रश्न भगत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा होकर अंग्रेज सरकार को देश से अपने भगाना चाहता हूँ। ऐसे थे हमारे वीर सपूत क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह जब युवावस्था में आए तो उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह तो भारत माँ की आज़ादी के लिए दिन रात परेशान रहते थे। उन्होंने पढ़ाई की बजाय क्रांतिकारियों के विषय में, स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में जानकारियां एकत्र की और वहीं उनकी मुलाकात यशपाल से हुई और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। जब वे थोड़े और बड़े हुए तो घर वालों को उनकी शादी की चिंता भी होने लगी और उन्होंने उनकी शादी के लिए लड़की भी देख ली। लेकिन जिस दिन उनकी शादी तय होनी थी उसी दिन सरदार भगत सिंह अपने घर से भाग गए और उन्होंने अपने घर वालों के लिए एक पत्र छोड़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी है। मैं अपना जीवन भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं बिताना चाहता। मैंने अपने चाचा जी को उपनयन संस्कार के समय एक वचन दिया था कि मैं अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दूंगा। मैं उस वचन को, उस वादे को निभाना चाहता हूँ। ऐसे थे वीर सपूत भगत सिंह। जब 30 अक्टूबर सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सभी देशवासियों ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं लिया गया था। सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका बहिष्कार किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसी लाठी के लगने से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। इस घटना से सरदार भगत सिंह बहुत व्यथित हो गए, बहुत दुखी हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार जेपी सैंडर्स को गोलियों से भून डाला, यानी कि खून का बदला खून से लिया। और इस योजना में शामिल सभी लोगों को जेल की सजा दी ब्रिटिश सरकार ने। जेल में रहते हुए सरदार भगत सिंह ने अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को कई पत्र लिखे। आइए आज हम उन्हीं में से एक पत्र जो उन्होंने अपने भाई कुलबीर सिंह जी को लिखा है उसे हम पढ़ते हैं। प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माजी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर माजी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा? नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली ना होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी,
लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाजत ना मिली तो इसलिए घबराने से क्या फायदा। आपका भाई भगत सिंह। इस पत्र का सार यह है कि वो इस पत्र में अपनी माँ को अपने भाई के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। जब एक बार उनकी माँ उनसे मिलने के लिए जेल आई और मुलाकात नहीं हो पाई तो वे वापस लौट गए और बहुत परेशान थीं। उनको तसल्ली देते हुए उन्होंने अपने भाई कुलबीर सिंह जी को पत्र लिखा कि माँ से कहिए कि घबराने की कोई बात नहीं, इस हालात से हिम्मत के साथ, साहस के साथ हमें मुकाबला करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा जब से भगत सिंह को पता चला था कि उनकी माँ रो रही हैं, वो स्वयं भी बहुत बेचैन हो रहे थे। तो इस बात के लिए उन्होंने अपने भाई के माध्यम से अपने माँ को तसल्ली दी थी कि लगातार 1 साल तक मुलाकात करने से भी यदि आपको तसल्ली नहीं हुई है तो 2-4 और मुलाकातों से भी तसल्ली नहीं होगी। दूसरा पत्र सरदार भगत सिंह ने अपने मित्रों को कैदी मित्रों को लिखा था, जो कि अपनी फांसी की सजा से 1 दिन पूर्व लिखा था। आइए हम उस पत्र को भी पढ़ते हैं। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है कि इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे अधिक ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश के लिए और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे मन में थीं, उनका 1000वां भाग भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने की कोशिश करता और अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने के लिए नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और अधिक नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। बच्चों, आपने इस पत्र में देखा कि भगत सिंह किस तरह से फांसी पर हंसते हंसते झूलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम क्रांतिकारी का प्रतीक बन गया है। अगर मैं फांसी पर नहीं चढ़ता हूँ तो यह प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। अगर मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा तो हिंदुस्तान की सभी माताएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी और मैं चाहता हूँ कि यह कुर्बानी, यह बलिदान इतना अधिक हो जाए, इतना अधिक बढ़ जाए कि कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी साम्राज्यवाद उसको रोक ना पाए। इसलिए भगत सिंह फांसी पर झूलना चाहते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा नहीं रहना चाहता और इस समय भगत सिंह जेल में है। जेल से रहकर उन्होंने पत्र लिखा है। भगत सिंह कहते हैं कि अपने देश के लिए, मानवता के लिए मेरे अंदर बहुत कुछ इच्छा है करने के लिए, लेकिन मैं उसे नहीं कर पाया। बस इसी बात का मुझे अफसोस है। अगर मैं स्वतंत्र जिंदा बचता तो उसके लिए मैं काम करता, लेकिन पाबंद होकर या कैद होकर भगत सिंह जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। अंत में वे कहते हैं कि
मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। तो आपने उनके पत्र को पढ़कर समझ लिया कि वे कितना देश के प्रति प्रेम करते थे, देश के लिए कितना त्याग और समर्पण का भाव उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। उनके पिता और चाचा भी देश के लिए जेल गए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। पत्र को पढ़ने के बाद आइए हम पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं जो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए क्या संदेश भेजा। तो उत्तर आप समझ चुके हैं क्योंकि पत्र को आपने बहुत अच्छे से सुना है। फिर भी चलिए हम देखते हैं। भगत सिंह ने पत्र में मां के लिए संदेश दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं, सभी साहस के साथ हालात का सामना करें या मुकाबला करें। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप लोग, यही उत्तर था। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? उत्तर यदि मैं नहीं बताती हूँ तो भी आप लोग जान चुके हैं, लेकिन चलिए मैं भी बताती हूँ। भगत सिंह दिलेराना ढंग से फांसी पर चढ़ना चाहते हैं जिससे हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे? उत्तर है कि भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की कि वो स्वतंत्र या पाबंद होकर जिंदा नहीं रहना चाहते थे। वे देश के लिए, मानवता के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनका स्वतंत्र होना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। आइए इसके बाद हम करते हैं पाठ में आए व्याकरण की बात, यानी कि भाषा की बात। देखिए पहला ये वाक्यांश है क्रांतिकारी दल। इसमें दल जो शब्द है वह संज्ञा पद है और दल की विशेषता जो बता रहा है शब्द वो है क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी शब्द क्या है? विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। आप लोग विशेषण के बारे में इससे पहले की कक्षाओं में बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो अब निम्नांकित शब्दों को हम पढ़ते हैं और उसमें विशेषण शब्दों को छांटते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए पहला शब्द है प्राणघातक प्रहार। तो ये प्रहार शब्द जो है ये इसकी विशेषता क्या है कि ये कैसा है? प्रहार, प्राण घातक। तो प्राण घातक शब्द क्या हो गया? बिल्कुल सही, विशेषण। बहुत सही बताया आपने। दूसरा शब्द है इसी कड़ी में दृढ़ कामना। तो कामना कैसी है? क्या है विशेषता कामना की? कि कामना दृढ़ है, इसलिए दृढ़ क्या हो गया? बिल्कुल सही, विशेषण। बहुत अच्छा। अगला है अंतिम परीक्षा। तो परीक्षा कैसी है? अंतिम, यानी परीक्षा की विशेषता हो गई कि वो अंतिम है, इसलिए अंतिम क्या हो गया? बिल्कुल सही, विशेषण। अगला शब्द है हमारा शैतानी शक्तियां। शक्तियां कैसी हैं? शैतानी, राइट। तो शैतानी शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी कड़ी में अगला शब्द है हिंदुस्तानी माताएं। तो माताओं की विशेषता क्या है? कैसी हैं माताएं? बिल्कुल सही, हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी शब्द हो गया विशेषण। बहुत अच्छा, आप लोग तो बहुत सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं हम भाषा की बात में ही योजक चिन्हों के बारे में। बच्चों कई बार दो शब्दों को एक साथ बोला जाता है जबकि उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक साथ बोले जाते हैं और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उन शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं और इसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो अब योजक चिन्हों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किस स्थिति में होता है, आइए हम उसको समझते हैं। पहला देखिए, दो शब्दों के बीच में और के स्थान पर जहां और आया हो उस और को हटाकर जब योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए माता पिता, तो माता और पिता लिखते हैं लेकिन यहाँ और शब्द को हटा दिया है और योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया है। इसी तरह रात और दिन, तो रात और दिन में और हटा दिया और योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया। तो एक प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार है कि पुनरुक्त शब्दों के बीच, पुनरुक्त यानी जो शब्द दो बार आता है, जैसे कि छोटी छोटी या धीरे धीरे, आगे आगे, इस तरह से कई शब्द जो एक जैसे होते हैं और दो बार आते हैं उनके बीच भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में दो शब्दों के बीच
का, के, की के साथ। जैसे कि देश का गान, तो यहाँ पर लिख दिया हमने देश गान, तो यहाँ भी योजक चिन्ह आ गया। इसी तरह त्याग का भाव, तो हमने लिख दिया त्याग भाव। तुलना के लिए भी प्रयोग करते हैं हम, जैसे कि सा से सी के पूर्व, जैसे कि गोला सा, भोली सी, विचित्र से, तो इन जगहों पर भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अगला, दो शब्दों के बीच न या से आने पर, जैसे एक न एक या बड़े से बड़ा, यहाँ भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप पहले भी समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन फिर एक बार देखते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, जैसे कि बेचैन है शब्द, चैन मूल शब्द था और उसमें बे उपसर्ग जुड़ा है। इसी तरह प्र उपसर्ग जुड़ के प्रबल शब्द बना है। तो इस तरह से हमको बे और प्र उपसर्ग से कुछ शब्द नए बनाने हैं। तो देखिए, जैसे कि मूल शब्द है खबर और उसमें बे उपसर्ग जुड़ गया है, नया शब्द बन गया है बेखबर। इसी तरह ईमान शब्द है, उसमें बे उपसर्ग जुड़ा है और बन गया है बेईमान। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप लोग। गुनाह मूल शब्द है, उपसर्ग क्या जुड़ा? बे, बिल्कुल सही, तो बन गया है बेगुनाह। बहुत सही, अच्छा बता रहे हैं आप लोग। अगला बताइए, शासन, देखिए इसे मूल शब्द है शासन और उपसर्ग क्या जुड़ा है? प्र, बहुत अच्छा। इसी तरह अगला शब्द वचन है और उसमें उपसर्ग क्या जुड़ा? बिल्कुल ठीक, प्र, तो बन गया है प्रवचन। इसी तरह दर्शन मूल शब्द है और उसमें जुड़ गया है प्र उपसर्ग, तो बन गया है प्रदर्शन। आप लोग अच्छी तरह से उपसर्ग को समझ चुके हैं और इसी तरह आप बे और प्र से मिलकर कुछ नए शब्दों को बनाने का अभ्यास करेंगे। आइए अब जानते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। बच्चों, अमर शहीद भगत सिंह के पत्र पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा प्राणों से बढ़कर भी करनी चाहिए। कुछ एक कवि की कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि विश्वत रेखा का वासी जो जी लेता नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता नित कांप कांप कर देता है प्राण निछावर वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो पंक्तियों का अर्थ भी जान लीजिए कि विश्वत रेखा का वासी यानी भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाला व्यक्ति जो प्रचंड धूप और गर्मी से परेशान रहता है, हलकान रहता है, लेकिन मातृभूमि पर वो भी अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह ध्रुवों पर रहने वाले लोग बर्फ से घिरे रहते हैं, ठंड से परेशान रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए तैयार रहते हैं। आपने सुना होगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसकी रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब हम कक्षा के अंतिम चरण में हैं और जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले आपके लिए कुछ गृह कार्य। देखिए, पहला प्रश्न है, अपने छोटे भाई की सफलता पर शुभकामनाएं देते हुए आपको एक पत्र लिखना है। पत्र लिखना आप लोग अच्छी तरह आज सीख चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो क्रांतिकारियों, जैसे कि भगत सिंह क्रांतिकारी हैं, इसी तरह किन्हीं अन्य दो क्रांतिकारियों के चित्र सहित आपको जानकारी एकत्र करनी है। तीसरे प्रश्न में, वर्तमान में पत्र के अलावा और कौन कौन से माध्यम हैं जिसके द्वारा हम अपने संदेशों को भेजते हैं, उन माध्यमों को आपको लिखना है। चौथे प्रश्न में, महापुरुषों के नारों को आपको नाम के साथ संकलित करना, यानी कौन सा नारा किस महापुरुष ने दिया है, इसको आपको संग्रह करना है। आज की कक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक